मिशन पॉजिटिव यूपीएससी में हर एक एनसीईआरटी के नोट्स चैप्टर वाइज आज हम लेके आए हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 वायु यानी कि एटमॉस्फेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वायुमंडल वाले चैप्टर की जो वीडियो की रूपरेखा होने वाली है, वायु की चारों परतों के बारे में हम विस्तार से, जैसे समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बाह्य वायुमंडल, और इसके बाद हम मौसम, जलवायु, तापमान, वायुदाब, पवन और आर्द्रता के बारे में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। सबसे पहले परिचय कर लेते हैं। तो परिचय क्या? पृथ्वी वायु के एक विशाल आवरण से घिरी हुई है। पृथ्वी किससे? पृथ्वी वायु यानी कि एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर के विभिन्न विशाल आवरण से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। सभी जीव वायुमंडल पर निर्भर है, यानी कि हवा नहीं होगी तो कोई भी जीव जीवित नहीं रहेगा। इसी के साथ वायु हमारे लिए फायदेमंद क्यों है? वायु के मुख्य बिंदु क्या है? तो सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। वायु क्या करती है? सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। ये हमारा सूर्य देवता है, यानी कि सूर्य, चांद। इसके बाद ग्रीन हाउस गैसों के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस को प्रभावित करती हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, जल वाष्प आदि गैसें इसके अंदर शामिल हैं। ये क्या करती हैं? ग्रीन हाउस को प्रभावित करनी, यानी कि जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, हीट को बाहर नहीं जाने देती हैं, पृथ्वी के पैर ही रह जाती हैं और पृथ्वी से बाहर नहीं जाती। जबकि पृथ्वी से बाहर नहीं जाएंगी तो जिससे रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी और हीट बढ़ने से ग्रीन हाउस गैस प्रभावित हो जाएगा। इसी के बाद ये कुछ आपके इंग्लिश में लिखी हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन CH4, क्लोराइड, परफ्यूक्लोराइड यानी कि PFC, और सल्फ्यूरिक सल्फेट है। ये सारी गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। ये क्या करती है? ग्रीन हाउस गैसें जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये पृथ्वी की सतह यानी कि जो अर्थ का सरफेस है उस सरफेस को गर्म कर देती हैं, हॉट कर देती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें जैसे वातावरण में गर्मी को पकड़ती हैं और ये क्या करती हैं? गर्मी को पकड़ के रखती हैं। ये हमारे पास कुछ साइकिल बनी हुई है किसकी? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मिसिंग इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर किस सेक्टर से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा 25% है पहले। फिर ट्रांसपोर्टेशन मतलब 14, यानी परिवहन। एग्रीकल्चर फैक्ट्री 24, यानी कि सबसे बड़ी 25 और यही 2024 का ग्लोबल CO2 मिशन था। इसके अंदर आप देखो तो अदर 30% है। चाइना अकेला 30% कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट 15% और UAE और इंडिया 7%। ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं। वैश्विक ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस के बाद आ जाता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग तापमान में वृद्धि का कारण बनता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है? टेम्परेचर में वृद्धि करने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है, जिससे बर्फ पिघलने लगती है और बर्फ पिघलती है तो बाढ़ की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बर्फ जैसे देखो इसमें हमें दिखाया गया है कि सूर्य का जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बर्फ पिघल जाएगी। पौधे और जानवरों का विलुप्त होने पूर्व 100 बटिंग बर्फीला उल्लू, यानी कि पौधों का सूखना, जीव जंतुओं का मरना, ये सारे इसी के ऊपर। समुद्र के स्तर में वृद्धि, समुद्र का पानी बढ़ेगा क्योंकि जो हमारे पास बर्फ के रूप में जो पानी ग्लेशियर्स के रूप में जमा है, जब वो हीट बढ़ेगी तो वो पिघल जाएगा और पिघल के कहाँ जाएगा? पानी समुद्र में, तो समुद्र का स्तर भी बढ़ जाएगा। और हरे कछुए, डॉल्फिन, शार्क, व्हेल तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये कुछ जानवर हैं जो तापमान के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जैसे हरे कछुए की बात करेंगे, देखो ये क्या है? ये हमने पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग यानी कि आग दिखा दी, इसके पानी को हीट दी है, तो हीट देने से इसकी जो ग्लेशियर्स है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। अब ये देखो मछलियाँ हो गई, ये हिमपाद उल्लू हो गया, ये हरा कछुआ, ये सभी क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल के संघटक क्या है? वायुमंडल किस किस से मिलकर बनी है? वायुमंडल के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह कई गैसों का मिश्रण है। यानी वायुमंडल क्या है? वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन भारी मात्रा में, ऑक्सीजन और अन्य गैसें हीलियम, हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में। यहाँ हम देखने को चित्र देखते हैं तो इस चित्र में जो नाइट्रोजन की पाई चार्ट बना हुआ है, इसमें 78% सिर्फ नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी 1% में विभिन्न प्रकार की गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर गैसेस, ओजोन, ये सारी गैसें इसके अंदर आ जाएंगी। अब बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है।
तो ठीक है, नाइट्रोजन क्या, नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन है वो पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्लोरोफिल के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पादक है, यानी कि जो पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण उत्पादक होता है। हरा वर्ण क्लोरोफिल होता है, अगर आप बच्चों ने साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। वह यौगिक जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं वो क्लोरोफिल होता है। तो आप सभी से एक ये पढ़ाने के बाद मैं आप सभी से एक कमेंट मांगना चाहूँगा, 7th क्लास के बच्चे अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आप बताओगे क्लोरोफिल पत्ती में कहाँ पाया जाता, और ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोगों ने सही पढ़ा। ठीक है, फिर ये हमारे कुछ पौधे हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन नाइट्रोजन यौगिक जब पत्ती के यहाँ होगा तभी उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और नाइट्रोजन आपको पता होगा जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, यानी कि जितने भी गांठीदार पौधे होते हैं उनके अंदर ये बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। सीधे तौर पर नहीं बल्कि बैक्टीरिया की मदद से जो नाइट्रोजन का रूप बदल देते हैं उसे ऑक्सीजन भी बनती है, यानी कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन सड़ती गलती है तो उससे ऑक्सीजन भी बनता है। पेड़ों की ऑक्सीजन पृथ्वी पर दूसरी प्रचुर गैसों के रूप में आता है। प्रचुरता स्थिर रहती है क्योंकि पौधे ऑक्सीजन कटाई से संतुलित बिगड़ रहा है, यानी कि वो कहते हैं ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर स्थिति में है क्योंकि लगातार निरंतर हम क्या कर रहे हैं, वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, और निरंतर वृक्षों की कटाई करने से ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। इसी के बाद देखिए हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन सोखता है। ऑक्सीजन फेंकता कब है, आपको पता है दिन के समय जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अभी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया किस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं। तो यहाँ पर दिन के समय पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन फेंकते हैं, और रात के समय पेड़ पौधे सोख लेते हैं। लेकिन आप शायद देख रहे होंगे जैसे जैसे हम पेड़ पौधे काटते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की हमें कमी आती जाएगी और CO2 में बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। अब CO2 किससे निकलती है तो आपको पता है, CO2 परिवहन, धुआं, ये सारी चीज़ें जो हीट वेव बनाती हैं, जो हीट उड़ाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने के लिए पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है, भोजन द्वारा भोजन बनाने के लिए पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह मनुष्य और जानवरों द्वारा छोड़ा जाता है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन छोड़ता है, तो मनुष्य, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन इसके बदले में जो छोड़ते हैं वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे पौधे, फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो धुआं होते हैं, बादलों में पौधे ऑक्सीजन पूर्ण संतुलन बनाते हैं। अतिरिक्त सब कुछ खराब है। ईंधन का जलना, कोयला और तेल पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अरबों CO2 जोड़ते हैं। ये सारे विभिन्न प्रकार के CO2 को जोड़ना। अब आते हैं, हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना, यानी कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो वायु की परतें हैं उसकी संरचना कैसी है। तो वायुमंडल में 5 परतों में विभाजित किया गया। वायुमंडल को कितनी परतों में विभाजित किया गया, वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया। कितनी, 5। सबसे पहली है क्षोभ मंडल। अभी इनके बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहली कौन सी हमारी, सबसे पहली है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊंचाई, हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह यहीं मौजूद है, यानी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो क्षोभ मंडल होता है। सबसे महत्वपूर्ण परत है ये हमारे लिए। कोहरा, मूसलाधार बारिश, वर्षा, मौसम की घटनाएं इसी मंडल के अंदर होता है, यानी कि इसी परत के अंदर होता है। ये इसका डायग्राम है, तो थोड़ा डायग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये इसकी बात हुई है क्षोभ मंडल। ये 0 से 10 मील, यानी कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के एवरेज पर रहती हैं। इसी के अंदर आपको शायद पता होगा जो एरोप्लेन्स होती हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, हॉट एयर बलून्स होते हैं, हम सांस लेते हैं, बारिश होती है, बिजली तड़कती है, ये सारी चीज़ें इसी मंडल के अंदर होती हैं। इसके ऊपर वाले मंडल आती है समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई 11 से 31 मीटर हो सकती है, और इस मंडल के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण लेयर पाई जाती है जिसे ओजोन परत भी कहते हैं, जो सूरज से आने वाली परावैंगनीज विकिरण यानी कि UV रेज से हमारी रक्षा करती है। फिर आता है मध्य मंडल, जो कि 85 मील दूर तक भी है। इसका टेम्परेचर -130 डिग्री तक पहुंच जाता है। और ये क्या है, ये उल्का पिंड, ये मध्य मंडल का काम क्या है कि जब भी कोई क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड जब अपनी कक्ष भटक के पृथ्वी की ओर आ रहा होता है तो मध्य मंडल में आते आते वो जलने लग जाता है। बाह्य मंडल में क्या होता है, बाह्य मंडल में आपको पता है जो हमारे उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये घूमते रहते हैं। और इसके बाद चले जाओ अंतरिक्ष यान जाते हैं जो अंतरिक्ष में जाने वाले होते हैं, और यहाँ पर रेडियो धर्मी यानी कि जो हमारे पास रेडियो से जो मैसेज आते हैं वो सब इसी में होते हैं। चलो तो अब विस्तार से बात करने वाले हैं हम। पहले सबसे पहले समताप मंडल की। समताप मंडल क्या है,
50 किलोमीटर तक की ऊंचाई बादलों से मुक्त जो हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होता है। हम पहली बात कर चुके हैं। अब आती है हमारी दूसरी समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक ऊंचाई है, बादलों से मुक्त है, हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श है। इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो अभी हम बता चुके हैं कि ओजोन की एक बहुत मोटी लेयर पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली विकिरणों से हमारे बचने में मदद करती है। फिर तीसरा आता है हमारा मध्य मंडल। इसमें हमें दिखा रहे हैं कि ये एस्ट्रॉयड आ रहे हैं और जब ये आएंगे तो इस मंडल के अंदर आते आते जलना शुरू हो जाएंगे। वायुमंडल की तीसरी परत 80 किलोमीटर ऊंचाई अंतरिक्ष से उल्कापिंड यानी कि जो चट्टानों की गांठें या कण को जला देता है, यानी कि यहाँ पर जलना शुरू हो जाती है। फिर आता है हमारा बाह्य वायुमंडल। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि आयन मंडल का इस अर्थ पे, आयन मंडल यानी कि यहीं पर नेगेटिव पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं, ठीक है, और यहीं से हमारे रेडियो का संचारण होता है जो पृथ्वी पर वापस रेडियोधर्मी परावर्तनें आ जाती हैं। फिर वायुमंडल सबसे ऊपरी परत को, इस परत में पतली हवा होती है और इस परत में अंतरिक्ष में हीलियम हाइड्रोजन इनकी सबसे हल्की गैसें इसमें पाई जाती हैं, सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं मौसम एवं जलवायु की। बहुत ही सिंपल सा आसान सा टॉपिक है मौसम। मौसम किसे कहते हैं? मौसम घंटे दर घंटे वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम कहते हैं। तो मौसम किसे कहते हैं? मौसम घंटे दर यानी कि घंटे प्रति घंटे वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। यह स्थिति रह सकता है या अचानक बदल सकता है, इसका हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि नहीं बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। खुशनुमा मौसम खुशनुमा मिजाज बनाता है और बाहर घूमने का प्लान बनाता है। गर्म और असम भरा मौसम हमें चिड़चिड़ापन, यानी कि जो ठंडा मौसम होता है वो हमें बाहर घूमने के लिए उत्सुक करता है, लेकिन जो गर्म मौसम होता है वो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन भर देता है, ठीक है। ये उजला मौसम, आंशिक रूप में छाए बादल, बादलों से घिरा हुआ मौसम, बरसाती मौसम जहाँ रेनिंग सीजन जो कि अभी आप चल रहा, तूफानी मौसम जिसमें बिजलियाँ गिरती हैं, बर्फीला मौसम, हवादार ओलावृष्टि। अब बात करते हैं हम तापमान की। ये सारे मौसम की हमने अभी आपको पिक्चर दिखाई, कभी कभार पूछ लेते हैं मौसम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें से आप एक दो लिख सकते हो। अब बात करते हैं तापमान यानी कि टेम्परेचर की। आप जो तापमान महसूस करते हैं वह वातावरण का तापमान है, यानी कि जो हम गर्मी फील करते हैं तो वो हमारे वातावरण में गर्मी होती है, अगर हम ठंडा फील कर रहे हैं तो हमारे वातावरण में ठंडी होती है, ठीक है। तो वो कह रहा है का मतलब है कि जो चीज़ हम फील कर रहे हैं वातावरण में, जिस प्रकार का मौसम, जिस प्रकार का टेम्परेचर को हम फील करते हैं वो हमारे वातावरण का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। उस समय की वायु के गर्म और ठंडे होने की मात्रा को तापमान कहते हैं। यानी कि इस समय जो आपका मौसम है उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे, इस समय जिस प्रकार का आप वायु को फील कर रहे हो, जिस प्रकार की आपको हवा लग रही, वो आपके आसपास के तापमान को कहें। यह ना केवल दिन और रात में बल्कि ऋतुओं में भी बदलता है। देखो आपको पता होना चाहिए कि तापमान अकेला दिन और रात में नहीं, जैसे कि दिन में गर्म हो जाता है रात को ठंडा, नहीं, ऐसा नहीं। ऋतुओं के आने पर भी तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। उदाहरण के लिए ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी होती है और सर्दियों में, यानी कि जो समर सीजन होता है, समर में बहुत ज़्यादा हॉटनेस होता है, हीट वेव होती हैं, और जब आपका विंटर सीजन आता है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी देखने को मिलती है, यानी कि नमी मिलती है, ठीक है। ये कुछ मौसम से रिलेटेड कुछ आपके फूड्स दे रखे हैं। अब आता है आपतन। ये भी आपके में कई बार पूछा जाता है कि आपतन क्या है। तो देखिए ये आपकी पृथ्वी है, आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो 22.1/3 अक्ष पे झुकी हुई है, ये सॉरी 23.1.5 पे अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक है। ये इक्वेटर आपकी 66.5 पे है, टॉपिक ऑफ कैंसर आपकी 90 पे है, और इसके बाद आपका 46 पे आर्टिक सर्कल है, ठीक है। तो इसके आपतन क्या, पृथ्वी को इतने समय में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। यानी कि पृथ्वी को इतने समय मतलब कोई जिस समय में प्राप्त होने वाली सूर्य की ऊर्जा को ही सूर्य ताप कहते हैं, और यह एक मापक है, इसे ध्रुवों और सौर विकिरणों को कम कर देता है। अब आता है गांव से। शहरों में तापमान गांव की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। यानी कि देखो आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली में आपने देखा होगा टेम्परेचर, जब गर्मी आती है तो एकदम दबा के गर्मी, इतनी गर्मी आती है कि सहना मुश्किल हो जाता है, सर्दी आती तो एकदम ठंडी। लेकिन गाँव, अब बात करने वाले हम पवनों की। पवनें कितने पर, तो उच्च दाब से वायु का संचरण निम्न दाब की ओर होता है, हवा कहलाती है। यानी कि जो हवाएं उच्च दाब से यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्षेत्र की ओर गति करती हैं, उसे वायु यानी कि हवा पवनें कहते हैं। छाता पकड़ना मुश्किल हो जाता है, यह धुआं या महीन धूल कण हो देता है, और तेज हवा के झोंके में चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब पवनों के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला स्थायी पवनें। स्थायी पवनें
एक हवा जो एक विशेष दिशा में लगातार चलती है, जैसे उदाहरण के लिए पूर्व पश्चिम दिशा की ओर चलने वाली। मौसमी हवाएं, ये पवनें ऋतुओं में दिशा बदलती हैं, जैसे भारत में मानसूनी पवनें। तीसरी हमारी है जो स्थायी पवनें, ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय चलने वाली हैं, उदाहरण के स्थल या समुद्र, जैसे कि गर्मियों के दिनों में उत्तर प्रदेश में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। अब आता आर्द्रता यानी कि शीतलता, जब पानी में जमीन से या जल के स्रोतों से निकलता है, यानी कि वो कहते हैं जब पानी जमीन से या जल के स्रोतों से निकलता है तो वह जल वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? इवोस्पिरेशन बन जाता है, वाटर। हवा में नमी आ जाती है, हवा में कूलनेस आ जाती है, और इसे ही आर्द्रता कहते हैं। इस दिन को अर्ध दिन कहते हैं, जिसका वायु गर्म उतना वायु में नमी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमारे कुछ वाटर साइकिल के बारे में बता रखा है कि देखो, सबसे पहले जो समुद्र का पानी है वो भाप बनेगा, इवोस्पिरेशन होगा। इवोस्पिरेशन के बाद ये बादल बनेगा, बादल बनने के बाद बाष्पीकरण यानी कि कंजर्वेशन हो जाएगा, कंडर्वेशन हो जाएगा, फिर अवक्षेपण होगा, और प्रेसपिरेशन के बाद दोबारा बरसने के बाद दोबारा नदियों तालाब में मिल जाएगा। कपड़े और पसीना सूखने में वक्त लगता है। जब हवा से ये ऊपर उठता है तो ठंडा हो जाता है और इकट्ठा होकर ये बादल बन जाती है। यानी कि ये वाटर साइकिल के बारे में बताया कि जब बहुत ज़्यादा बादल पानी हवा बन जाती है और फिर वो ऊपर उठने के बाद ठंडा होकर इकट्ठा होकर बादल बन जाता है, और ये बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। ज़्यादातर भूमि को जल वर्षा से ही मिलता है, और पहाड़ों से पेड़ काटने की वजह से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने के कारण पेड़ काटना, ठीक है, ये मूसलाधार बारिश, कुछ पेड़ मत काटो, ये मेरा संदेश है आप सभी को कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, आप देश का भविष्य हो। ठीक है, अब आते हैं वर्षा के 3 प्रकार। वर्षा कितने प्रकार की होती? 3। संवाहिनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवर्ती वर्षा। ठीक है, सबसे पहले वर्षा क्यों जरूरी है ये बात कर लेते हैं। तो हमें पता है पृथ्वी पर पानी का एकमात्र स्रोत है, वो क्या है? वर्षा है, यानी कि रेन है। पौधे और जंतु जीवित रहने के लिए, सूखे से बचने के लिए और धरातल को ताज़ा पानी प्रदान करने के लिए वर्षा बहुत